हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? बेटे याद है हमारे पास टॉपिक चल रहा था, हम कर रहे थे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किस तरह से फर्क पड़ता है, जिसके अंदर मेरा एक टॉपिक शुरू हुआ था। मैंने कहा था मुझे टोटल 7 टॉपिक करवाने हैं। मैंने अपना पहला टॉपिक शुरू किया था प्रोडक्ट, और जिससे मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद मैं डिस्कशन में चला गया आपके साथ कि प्रोडक्ट के बाद मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करनी है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या लिखना था, जिसे मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये यूजफुल कंसेप्ट है जो गाइड करता है आपको स्ट्रेटेजिक चॉइस में। एस शेप का होता है, ये रिलेशनशिप दिखाता है सेल और टाइम पीरियड में, जहां जिन स्टेजेस से, सक्सेसिव स्टेजेस से हमारा प्रोडक्ट गुजर रहा है। और मैंने कहा था फर्स्ट स्टेज होती है कौन सी, फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज के बारे में लिखवाया था, और फिर थर्ड स्टेज, और फिर फोर्थ स्टेज। इसकी एक एडवांटेज बताई थी कि ये अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बना देता है, ये बिजनेस के अंदर बैलेंस पोर्टफोलियो बनवा देता है कि जी हमें कौन सा बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट एडलेस करने चाहिए। ये बात हो गई थी हमारी। आज मैं पुराने को ज्यादा रिवाइज नहीं करा सकता बेटे, क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी अगर मैं रिवाइज करता हूँ। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप शॉर्ट समरी बनाते रहें। अब मैंने आज बात करनी थी आपके साथ पोर्टर भाई साहब की वैल्यू चेन एनालिसिस हमने इसकी बात करनी थी। और मैंने आपसे इसकी बातें वैसे काफी सारी कर ली थी। मैं अगर कुछ ना डिस्कशन करूं तो मैं कुछ बातें अगर आपको याद दिलाऊं, तो मैंने कहा था, वो भाई साहब कह रहे थे कि हमें अपनी एक्टिविटीज को, बिजनेस को, जितने भी काम हो रहे हैं सभी को, कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज होगी, कुछ सपोर्टिव एक्टिविटीज में बांट लेना चाहिए। पोर्टर भाई साहब ने कहा था, उन्होंने बताया था कि 5 प्राइमरी एक्टिविटीज होगी, 1 2 3 4 और 5। यहां कुछ प्रॉफिट का सिग्नल बनाया था उन्होंने, मार्जिन का। उन्होंने कहा था कि 4 हमारे पास सपोर्टिव एक्टिविटी होंगी, ये हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए हर एक्टिविटी कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट करे। वैल्यू जनरेट का मतलब है सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे आपके कंज्यूमर को। यह बात हुई थी हमारी। मैंने यहां बताया था ये इनबाउंड होती है, ये मशीनिंग होती है, मतलब ऑपरेशन। यहां पर मैंने आपको बताया था कि आउटबाउंड, यहां पर मैंने बताया था मार्केटिंग, यहां पर मैंने बताया था सर्विस। ये सब एक्टिविटीज बताई थी 5। और इसके बाद मैंने यहां बताई थी कि आपके प्रोक्यूरमेंट, जो सामान खरीद के लाते हैं, HRM, टेक्नोलॉजी और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बताई थी। अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो वैल्यू चेन एनालिसिस वैल्यू नहीं ऐड करती, तो वो एक्टिविटी हटा देनी चाहिए, बेकार एक्टिविटी है। ये सारी बातें हमारी आपकी हुई थी। अब मुद्दा तो ये है, ये वैल्यू चेन एनालिसिस तो समझ में आ गया, लिखा क्या जाए वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में। वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में क्या लिखा जाए, मुद्दा यहां से शुरू होता है। 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड बस। वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में लिखा क्या जाए, मुद्दा यहां से शुरू होता है। और आओ शुरू करते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में हम क्या लिखें। तो आ जाएं, मेरे को लिखना होगा वैल्यू चेन एनालिसिस में। पहले तो कुछ वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में बातें लिखूंगा, फिर बाद में इन सारी एक्टिविटीज को एक एक करके लिखवा दूंगा, वो पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस बन जाएगा। कौन कौन सी बातें लिखी जा सकती हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में? पहली बात तो मेरे हिसाब से लिखी जा सकती है, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस होगा उसकी हर एक्टिविटी अपने कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करेगी। मैं पहली लाइन ये लिखूंगा, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस होगा उसकी हर ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐड करेगी वो वैल्यू ऐड करेगी अपने कस्टमर के लिए। वैल्यू ऐड का मतलब सिंपल समझो, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, वैल्यू ऐड करेगी। प्लस मैं दूसरी बात लिखना चाहूंगा
कि इसी के अंदर ही या तो वैल्यू ऐड करेगी और जो कंपनी है उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। तो पहली लाइन तो मैं यही लिखना चाहूंगा वैल्यू चेन एनालिसिस को समझाने के लिए कि जी जो भी सक्सेसफुल बिजनेस है उसकी हर ट्रांजैक्शन अपने कंज्यूमर के लिए वैल्यू ऐड करती है या कंपनी को प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। उसके बाद मैं यहां पे इसी में लिखना चाहूंगा जो ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा वही ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। सिंपल सी बात है, जो कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। मोर वैल्यू मोर प्रॉफिट। तो एक बात तो मेरे को पूरी यही समझ में आती है। अभी तो मैं बता रहा हूं कि वैल्यू चेन एनालिसिस में है क्या। मैं कहता हूं हर एक ट्रांजैक्शन की, एक सक्सेसफुल बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐड करती है, मतलब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के लिए या कंपनीज के प्रॉफिट में। जो ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। मैं आपको बता दूं हम वैल्यू चेन में दूसरी बात क्या लिखने वाले हैं। हम बिजनेस की जितनी भी स्ट्रेटेजीज, जितनी भी प्रोसेस है उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। वही किया था ना उसने पोर्टर साहब ने कि 5 टुकड़े बना दिए थे, स्पोर्टिव एक्टिविटी, वो एक्टिविटी। जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले होते हैं, वो प्रोसेस को, बिजनेस के प्रोसेस को टुकड़ों में बांट देंगे, प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर देंगे, कई टुकड़े बना देंगे, उसके ब्रेक डाउन कर देंगे। अगली बात, फिर वो एनालाइज करेंगे हर टुकड़े को। जैसे ये वाले, यहां पर मेरी प्रोडक्शन, यहां पर मेरी वो होगी इनबाउंड एक्टिविटीज होंगी, यहां पर मेरी, ये तो पोर्टर ने बांटा था, वैसे मैं तो बता रहा हूं करते क्या है वैल्यू चेन में। यहां पर मेरी ऑपरेशन वाली होंगी, यहां पर मेरी आउटबाउंड वाली होंगी, यहां पर मेरी मार्केटिंग वाली एक्टिविटीज होंगी, यहां पर मेरी सर्विस वाली एक्टिविटीज होंगी। मैं ये कह रहा हूं बिजनेस प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद एनालाइज करते हैं हर एक को अलग अलग। इन्हें एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं मतलब हम देखते हैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम इनके सीक्वेंस को ठीक करते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को देखते हैं। हम इस तरह से एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, हम कंपटीशन में जीत पाते हैं। आप मेरी बात समझे, मैंने कौन कौन सी 2 बातें की। पहली बात, एक सक्सेसफुल बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन में वैल्यू ऐड होती है, चाहे वो कस्टमर के लिए या कंपनी के प्रॉफिट हो। जो जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा उतने ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। स्ट्रेटेजिक्स क्या करते हैं इसमें वैल्यू चेन एनालिसिस में, ये एक मेथड है जो स्ट्रेटेजिक्स यूज करते हैं कि बिजनेस के प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और एनालाइज करते हैं कि इसमें कितने इंप्रूव की जरूरत है, ये सीक्वेंस में है या नहीं है, एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं जिससे उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। चाहे छोटे बिजनेस हो चाहे बड़े बिजनेस हो, सभी इसका यूज करते हैं, चाहे यूज्ड बाय ऑल साइज ऑफ बिजनेस, चाहे वो स्मॉल बिजनेसेस हो चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियां हो। मैं 2 बातें अब तक लिख चुका, मुझे ये 2 बातें लिखनी होंगी सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में। इसके बाद तो मैं पोर्टर साहब की बात करना शुरू कर दूंगा। मैं पहले हर ट्रांजैक्शन, एक सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर हर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐड करती है, चाहे वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में करे या कंपनीज के प्रॉफिट में। जो ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेंगे। स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्रोसेस को टुकड़ों में बांट लेते हैं और एनालाइज करते हैं कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, सीक्वेंस क्या है, ऑपरेशन का एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। ये सभी तरह के बिजनेस यूज करते हैं, चाहे वो छोटे बिजनेस हो या चाहे वो बड़े बिजनेस हो, ये सभी तरह के बिजनेस इसका यूज करते हैं। इसके बाद तो मैं पोर्टर साहब के बारे में गुणगान करने शुरू कर दूंगा। पोर्टर साहब के गुणगान, 2 बातें ये लिखे, इसके बाद पोर्टर साहब के गुणगान शुरू करूंगा जिससे मुझे वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में पोर्टर साहब ने क्या क्या किया है। मैं कहूंगा, नाम नहीं लूंगा पोर्टर साहब का भी, मैं कहूंगा वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस
वाइडली यूज होता है, जो पोर्टर साहब ने बनाया है वो वाइडली यूज हो रहा है, वाइडली यूज होता है। अब मैं पोर्टर साहब के गुणगान पे आ गया हूं। हम इसमें एक्टिविटीज को, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है उसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करते मतलब नाम देते हैं कि विद इन बिजनेस कौन सी है। विद इन बिजनेस मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज, और ग्राउंड द बिजनेस कौन सी है, अराउंड द बिजनेस। अराउंड द बिजनेस, अराउंड द बिजनेस मतलब सपोर्टिव एक्टिविटी कौन कौन सी है। वैल्यू चेन एनालिसिस वाइडली यूज होता है। हम एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मतलब नाम देते हैं। विद इन द बिजनेस कौन सी है और अराउंड द बिजनेस कौन सी है। और फिर हम अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं और देखते हैं ये एक्टिविटी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। हम अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। जो एक्टिविटीज चल रही हैं ये प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी है, जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको उतना बेनिफिट मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो आप लोग मेरी बात समझ गए। मैं ये बातें लिखूंगा वैल्यू चेन एनालिसिस में। सक्सेसफुल बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐड करती है कस्टमर के लिए और कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए। जो जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्रोसेस को टुकड़ों में बांट देते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, इंप्रूव करते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। ये सभी बिजनेस यूज करते हैं, चाहे स्मॉल साइज के हो या मल्टीनेशनल कंपनियां हो। फिर मैंने कहा वैल्यू चेन एनालिसिस वाइडली यूज होता है। यहां पर एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया जाता है विद इन द बिजनेस और अराउंड द बिजनेस। यहां पर हम अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखेंगे और देखेंगे कि जो एक्टिविटीज है वो प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। इसके बाद लिखूंगा इसी पोर्टर साहब से ही मिलती जुलती बातें। दूसरी बात पोर्टर साहब की कि वैल्यू चेन एनालिसिस एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। वैसे ही अकाउंटिंग से निकल के आया है, अकाउंटिंग एनालिसिस है, जहां पर कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिफरेंट स्टेप बनाए जाते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप में तोड़ दिया जाता है। सेम वही वाली बातें बार बार लिख रहा हूं। डिफरेंट स्टेप में तोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है, कॉस्ट इंप्रूव हो रही है, ये बातें लिखेंगे। और माइकल पोर्टर साहब ने दो स्टेप बनाए एक्टिविटीज के लिए। ये एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को तोड़ देता है डिफरेंट स्टेप में, देखते हैं वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं हो रही, मतलब ये इस पर लाइट डालता है। इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पोर्टर साहब कहते हैं आप रैंडमली ऐसे ही मशीन, मटेरियल, मनी, मैन पावर, इन सबको ले आओ और इसे कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी जब तक आप इसे एक्टिविटी वाइज सही ढंग से नहीं लगाएंगे। ये बोलते हैं पोर्टर साहब, जब आप इसे प्रॉपर एक्टिविटीज में, जब तक आप एक्टिविटी डेवलप नहीं करेंगे और इसे सिस्टम से नहीं लगाएंगे, मनी, मैन पावर, मटेरियल, मशीन, इन सब को आप रैंडमली कलेक्शन करते चले जाओ, बहुत सारे हो जाए आपके पास, कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। वैल्यू ऐड होगी जब आप एक्टिविटी को डेवलप करेंगे और इन सबको सिस्टमेटिकली उन वैल्यूज, उन एक्टिविटीज में लगाओगे, तभी कुछ वैल्यू ऐड होगी, तभी वैल्यू ऐड होगी।
और जब आप ऐसा कर दोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। ये पोर्टर साहब ने बताया, मैं पोर्टर साहब की इन बातों को लिखवाऊंगा और बस यही बातें लिखवा के फिर मैं सारी एक्टिविटीज को बताना शुरू कर दूंगा। मैंने जो जो बातें आपको बोली, मैं पहली लाइन तो यही लिखवाऊंगा कि जी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, सक्सेसफुल बिजनेस की हर एक्टिविटी कोई ना कोई वैल्यू ऐड करती है कस्टमर के लिए, कंपनी के प्रॉफिट के लिए। जो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा उसे ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे। स्ट्रेटेजिक बिजनेस के प्रोसेस को टुकड़ों में बांट देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और चेक एनालाइज करते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाती है इससे। ये सभी बिजनेसेस यूज करते हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। पहले तो यहां तक यूज करूंगा, फिर माइकल साहब की बातों पर आ जाऊंगा। ये बड़ी वैल्यू चेन एनालिसिस बड़ा ज्यादा यूज होता है। एक्टिविटी को विद इन और अराउंड द बिजनेस डिवाइड कर दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव सिस्टम, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखी जाती है अपनी। पहले इतना लिखवा देता हूं, फिर आगे बातें बार बार जैसे समझाता रहूंगा और लिखवाता रहूंगा। ये लिखने के बाद हमारे पास इसके बाद आ जाएगा कि हम लिखेंगे कैसे कैसे चलता है आगे, इनबाउंड एक्टिविटीज क्या होती है, ये सब लिखेंगे। अब हम थ्योरी में पहले इतनी बात को लिखने की कोशिश करते हैं। आज से मैंने कहा बेटे थोड़ी सी जिम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। वैल्यू चेन एनालिसिस लिखना शुरू करें थ्योरी में। वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस विद each transaction, with each transaction successful business product value for their consumer, consumer in the form of satisfaction, in the form of satisfaction, each transaction successful business की, each transaction of successful business, यहाँ पे ऑफ लगा दूं, of successful business product value for their consumer in the form of satisfaction and profit for themselves and their shareholders, and profit for themselves and their shareholders। एक सक्सेसफुल बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है अपने कंज्यूमर के लिए, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर देयर कंज्यूमर, और कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स और एंड देयर शेयर होल्डर्स। कंपनीज जो ज्यादा वैल्यू जनरेट करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इसी में ये बात थी ना अगली, कंपनीज डेट generate more value or that generate more value are more likely profits। Then those generate less value, then those
Companies that generate more value are more likely to profit than those that generate less value. Generate less value. जो लेस वैल्यू जनरेट कर रहा है उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा जो ज्यादा वैल्यू जनरेट करेगा. इसके बाद हमने पहला पॉइंट लिख लिया ये वाला, ये देखिए मैंने पहला पॉइंट लिख लिया ये वाला. सक्सेसफुल बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐड करती है कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन के रूप में और अपने लिए या शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट्स के रूप में. जो ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा दूसरों के मुकाबले. अब मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिक्स जो होते हैं वो बिजनेस के प्रोसेस को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद एनालिसिस करते हैं कि इंप्रूवमेंट क्या की जा सकती है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में, एफिशिएंसी कितनी बढ़ाई जा सकती है वो चेक करते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते हैं. और सभी छोटे बड़े बिजनेसमैन इसका यूज करते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर एक छोटा सा बिजनेस हो. लिखे वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन analysis is a method used by strategists. Is a method used by strategists, strategist, strategist बनाने वाले, to break down each process, to break down each process that their business involve, that their business employees जो हम बिजनेस में प्रोसेस लगाते हैं उन प्रोसेस को तोड़ देते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं. दिस एनालिसिस कुड बी used to improve the sequence of the operation sequence of operation. जो ऑपरेशन का सीक्वेंस है उसे इंप्रूव करते हैं. एनहेंसिंग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं. एंड एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाते हैं. एंड क्रिएटिंग ए कॉम्पिटिटिव. अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है. अभी आप अपने दिमाग में सोचो आपके अंदर कुछ ऐसे खास बात आ जाती है कि आप दूसरों से जीत जाते हैं कंपटीशन में. आप में कुछ ऐसी खास बात आती है जो बाकियों में नहीं होती. क्रिएटिंग. आपको समझ में आ गई. मैंने यही बात लिखवाई थी कि स्ट्रेटेजिक्स जो होते हैं वो पॉलिसी को वो अपने प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं जो प्रोसेस वो लगा रहे हैं और फिर इस एनालिसिस को यूज करके वो इंप्रूव करते हैं अपने सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, एनहेंस करते हैं एफिशिएंसी को और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेते हैं. और लिखवाया था इसमें छोटे बड़े बिजनेस सभी इसका यूज करते हैं. वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन देखो बच्चों कितना भी आता हो ये बातें अगर नहीं लिख के आऊंगा फिर कुछ नहीं होने वाला. तो अब मैं ये नहीं कह रहा आप 100% लिख पाएंगे यार, इसका 50% तो लिख ही पाओगे. फिर ये पूरा स्टडी मैट है. यूज्ड बाय बिजनेसेस फॉर ऑल साइज, फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर
sole proprietor to multinational company. Organization. Value chain analysis used by business for all size from sole proprietor to multinational organization. मैंने दोनों बातें लिख डाली, आप दोनों बातों को देख लें। एक सक्सेसफुल बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन कंज्यूमर के लिए सेटिस्फैक्शन और अपने लिए प्लस शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट जनरेट करती है। जो ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा वो जो दूसरे के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। जो इसमें स्ट्रेटेजिस्ट ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोसेसेस को, जो वो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, जो भी उन्होंने प्रोसेस लगाए हुए हैं, एम्प्लॉयज़ किए हुए उन्होंने, और इंप्रूव करते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती है। और वो सभी प्रकार के बिजनेसेस यूज करते हैं, चाहे कोई भी ना हो, कोई भी हो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं पोर्टर साहब के लिए बात करना शुरू कर दूंगा। मैंने ये दो बातें लिखने के बाद ये तो मैंने ये बताया कि वैल्यू चेन एनालिसिस होती क्या है। अब तो मैं पोर्टर साहब की थोड़े थोड़े गुणगान शुरू करूंगा। इसमें मैं कहूंगा ये वाइडली यूज होता है, एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। भी कुछ एक्टिविटी तो विद इन बिजनेस होंगी, कुछ एक्टिविटी अराउंड द बिजनेस होगी। वही यहां पे विद इन द बिजनेस उन्होंने जो 5 एक्टिविटी बताई है प्राइमरी वाली, और कुछ उन्होंने 4 बांट दी है सपोर्टिंग वाली। मैं उन्होंने ये डिस्क्राइब कर दिया है और वो फिर अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को देखते हैं कि हमारे अंदर क्या ताकत है कॉम्पिटिटिव दूसरों के मुकाबले एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बात लिखूंगा। और भी ये देखते हैं वो कि ये वाली बात चाहे ना भी लिखो कि प्रोडक्ट के लिए वैल्यू ऐड करती है, ये नहीं करती। पहले तो इतनी बात लिख लेते हैं ये। इसके बाद लिख दूंगा अगला पॉइंट पोर्टर साहब के गुणगानों में ये रहा कि ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, ओरिजिनली अकाउंटिंग एनालिसिस है, जहां पर हम लाइट डालते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप बना देते हैं और कॉस्ट इंप्रूवमेंट के लिए और वैल्यू ऐड के लिए देखा जाता है। पोर्टर साहब ने 2 एक्टिविटीज डिस्क्राइब की हैं जो पोर्टर साहब ने, फिर पोर्टर साहब ने कहा था आप रैंडम कितनी भी मनी, मैन पावर, मशीन को कलेक्ट कर लो, कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाली जब तक आप उसे प्रॉपर एक्टिविटी डेवलप करके वहां पे यूज सिस्टमेटिकली यूज नहीं करते। ये सारी बातें लिखवानी है। तो अब मैं यहां पर लिखवाता हूं पहले पोर्टर साहब के बारे में। यहां से वाइडली यूज होता है, एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। आ जाओ इस बात को लिखिए। वैल्यू चेन एनालिसिस is widely used means of describing the activities within and around an organization. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब मैं पोर्टर साहब की बातों पे आ गया। ये वाइडली यूज होता है जहां पे हम एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हैं विद इन और अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है, एंड रिलेटिंग देम, मतलब इन जो हमने डिवाइड की है इनको, relating them to an assessment of competitive strength of the organization. Assessment of competitive strength of organization.
वैल्यू चेन एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं विद इन और अराउंड द बिजनेसेस और उसे रिलेट करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। फिर इसके बाद मैंने क्या लिखी है, यहाँ तो मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ से ना, अगर आप सोचेंगे तो मैं पोर्टर साहब के लिए बातें करने लग गया हूँ। पहले तो मैंने ये बताया वैल्यू चेन एनालिसिस में करना क्या होता है। मैंने कहा जी हर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऐड करनी, जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे और इंप्रूव करके देखेंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है नहीं और सभी लोग इसे यूज करते हैं। फिर मैं आ गया कि जी अब पोर्टर साहब ने अब इसे वाइडली यूज करते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस को डिस्क्राइब करने के लिए अराउंड द बिजनेस और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन को, और उनका असेसमेंट करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसके बाद मैंने क्या लिखवाया पोर्टर साहब के गुणगान में, ये एक अकाउंटिंग एनालिसिस था पोर्टर साहब का। ओरिजिनली तो अकाउंटिंग ही है। यहां पर हम जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस है उसको डिफरेंट प्रोसेस में स्टेप में डालकर देखते हैं वैल्यू ऐड हो रही है, कॉस्ट इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और उन्होंने माइकल साहब ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था वैल्यू ऐड एनालिसिस को, कि हर एक्टिविटी को सेपरेट करो और फिर चेक करो वैल्यू ऐड हो रही है। हर एक्टिविटी को सेपरेट करो और फिर देखो वैल्यू ऐड हो रही है। और फिर मैं उनके गुणगान में कहूंगा कि पोर्टर साहब ने कहा था जी आप कितना भी जोड़ लो सामान, रैंडमली ऐसे कर लोगे तो कुछ नहीं वैल्यू बढ़ने वाली। एक्टिविटी डेवलप करो और फिर जो सामान जोड़ा है उसको एक सिस्टम से लगाओ, तभी वैल्यू ऐड होगी, तभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगी। तो अब मैं लिखवाने वाला हूं आपको, वाइडली यूज वाली बात तो हो गई, ये वाली बात, ये रियल में एक अकाउंटिंग एनालिसिस है जो लाइट डालता है वैल्यू ऐड कितनी हो रही है और वैल्यू सेपरेशन पर। आ जाओ लिखें वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस was originally introduced as an accounting analysis, as an accounting analysis, as an accounting analysis to shed the light on the, to shed the light on the value added। एक तो ये देखता है कि वैल्यू ऐड हो रही है नहीं हो रही, और दूसरा एक्टिविटी को सेपरेट करता है ऑफ separate process in complex, separate process in complex manufacturing, complex manufacturing process, value added of separate process in complex manufacturing process। ये अकाउंटिंग में और जो लाइट डालते हैं कि वैल्यू ऐड करता है सेपरेट प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेयर द कॉस्ट इंप्रूवमेंट कुड बी मेड, वेयर द कॉस्ट इंप्रूवमेंट could be made। कॉस्ट इंप्रूवमेंट कहां की जा सकती है। अब मैंने अभी तक 2 गाथाएं गा दी पोर्टर साहब के लिए। मैंने कहा जी बड़ा यूज होता है, ये एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखता है। फिर मैंने कहा जी ये अकाउंटिंग है, ये लाइट डालता है कि वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं हो रही, एक तो वैल्यू ऐड पर, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थे उनको सेपरेट करने पर, और ताकि देख सके कि वैल्यू ऐड हो रही है कि नहीं हो रही। फिर मैंने कहा जी अब मैं माइकल पोर्टर साहब के लिए यही कहूंगा कि ये एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में, मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्टिविटी को सेपरेट करना प्लस आइडेंटिफाई कर लेना, मतलब ये एक्टिविटी है मेरी, एक्टिविटी सेपरेट कर देना, प्लस देखना कि वो वैल्यू एडिड कर रही है कि नहीं कर रही। ये वाली बात लिखूंगा। लिखे
two basic steps. The two basic step of identifying separate activities मैं एक मिनट लिख दूं पहले सही. The two basic steps of identifying separate activities and value added from each activities and value added from each to identifying separate activities and value added from each where linked to analysis of the organization competitive advantage. Where linked to an analysis बाय माइकल पोर्टर. या वो लिखवा दो थोड़ी सी बात और, एक लाइन बनती है वो लिखवा देता. चलो, टू बेसिक स्टेप है सेपरेट करना एक्टिविटीज को एंड वैल्यू एडिड फ्रॉम ईच लिंक टू एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. As per Michael Porter, by Michael Porter, आप लोग यहां तक पढ़ चुके. हमने पहले क्या क्या लिखा आप याद करेंगे तो एक तो सक्सेसफुल बिजनेस करेगा, जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा. फिर मैंने कहा स्ट्रेटेजिक क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उनका एनालिसिस करते हैं कि वो जो सीक्वेंस का इंप्रूवमेंट हो, एफिशिएंसी बढ़े ताकि हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होते हैं, और सभी बिजनेसेस का यूज करते हैं. फिर मैं पोर्टर साहब के बारे में कहने लगा. मैं कहा जी पोर्टर साहब तो इसका बड़ा यूज करते हैं. उन्होंने कहा इसका बड़ा यूज हो रहा है एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने में और फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखने में कि हम वहां पर कितना कॉम्पिटिटिव है. वो तो कह रहे कि ये अकाउंटिंग प्रोसेस है जो लाइट करता है कि हम कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिवाइड कर ले, सेपरेट कर ले, ताकि हम वैल्यू ऐड देख सके, कोस्ट को इंप्रूवमेंट देख सके. माइकल पोर्टर ने कहा था कि दो पार्ट होते हैं, एक एक्टिविटी वैल्यू ऐड देखना और एक एक्टिविटी को सेपरेट करना, स्ट्रेंथ के साथ फिर उसका एनालिसिस करना. यहां तक की बातें मैंने लिखवा दी. वैल्यू एडेड फ्रॉम ईच एंड एनालाइज बाय माइकल पोर्टर. अब बस लास्ट पॉइंट रह गया. मैंने कहा जी आप रैंडम कलेक्शन कर लो, मशीन ये सब का कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाली जब तक आप इसे एक्टिविटी डेवलप नहीं करेंगे और सिस्टमेटिकली लगाएंगे नहीं उसमें, और इससे कंज्यूमर के लिए फाइनल वैल्यू बढ़ेगी तभी वैल्यू ऐड मानी जाएगी. अदरवाइज आपकी ये सब चीजें बेकार होने वाली हैं. और उसके बाद पोर्टर साहब ने वो अपनी 5 एक्टिविटीज को बताना शुरू कर दूंगा. लिखें, रैंडम कलेक्शन ऑफ मशीन, मटेरियल, मनी एंड मैन पावर are no value. Random collection of machine, material, manpower are no value unless deploy into activities. Activity में deploy करो, unless deploy into activities and
organize into the system, deploy in the activity and organize into system, and which ensure that product or service are produced, which ensure that product or service are valued by final consumer, valued by final consumer. रैंडमली आप मशीन मटेरियल कलेक्शन कर लो, कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप एक्टिविटी में डिप्लॉय नहीं करेंगे और सिस्टम में ऑर्गेनाइज सिस्टम से नहीं करेंगे, एंड एंश्योर दैट प्रोडक्ट और सर्विस वैल्यू हो रही हैं फाइनल कंज्यूमर के लिए। आगे लिखे, अब तो बस चार्ट बनाना है मुझे। पोर्टर argued that an understanding of strategic capabilities must start with an identification of these separate value activities. अब यहां पे लिखेंगे, पोर्टर आर्ग्यू डेट, पोर्टर साहब बताते हैं, an understanding of strategic capability must start with an identification separate value activities. जैसे आप एक्टिविटीज को अलग करेंगे तभी आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। स्ट्रेटेजी आपके अंदर क्या स्ट्रेटेजिक क्वालिटी है, आप अच्छे स्ट्रेटेजी बनाने वाले हो या नहीं हो, आप में क्वालिटी क्या है। पोर्टर कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी स्टार्ट, मतलब उस आदमी की कैपेबिलिटी तभी स्टार्ट होती है जब वो आइडेंटिफाई कर पाए वैल्यू एक्टिविटीज को। इसके बाद तो आप पोर्टर साहब का सिर्फ ये फॉरवर्ड बना देंगे जो हमने किया था, और फिर मैं इनको लिखवाऊंगा कि अब फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटीज की। ये आप बनाएंगे तभी बनाना आएगा आपको बच्चे। यहां पे मार्जिन, जो जितना अच्छा ऐसे काम कर पाता है वही यूज कर जाता है, मार्जिन्स और मार्जिन। यहां पर इनबाउंड ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड सर्विस, यहां पर 1 2 3 4 ये प्राइमरी एक्टिविटीज और ये अब फिर मेरी वही वाली बात, मैंने एक बार याद करवा दिया, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब आपको लगे पढ़ना ही ना पड़े, हमें तो ऐसे ही पास हो जाए। स्पोर्ट एक्टिविटीज, इनबाउंड लॉजिस्टिक,
ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विस, ये आफ्टर सेल सर्विस है। यहां पर प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ये थी वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर। वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर। यहां तक ये तो मैंने पहले लिखा कि ये सब बातें तो मुझे लिखनी ही होंगी, आपको ये सब बातें याद हो जानी चाहिए। और ये याद होंगी अगर आपने साथ के साथ घर जाके इसको पढ़ा, प्लस इसके नोट्स बनाए, शॉर्टकट नोट्स बनाए कि मुझे क्या क्या बातें लिखनी है, और ये आपकी लैंग्वेज में ही नोट्स बनने चाहिए। आप इसी की शॉर्ट समरी बनाए, मैं तो सिर्फ कोशिश ट्राई कर सकता हूं। अब मेरा मुद्दा रह जाता है इन सब एक्टिविटीज के बारे में लिखवाना। इसके बाद वैल्यू चेन एनालिसिस पूरा खत्म हो जाएगा। ये एक्टिविटी लिखवा दूं, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग, सर्विस। अब मेरी बुक का मुद्दा सुनना शुरू करेंगे, आप पूरी बात समझना शुरू करेंगे। अब मुझे इन एक्टिविटीज को बताना है। मैं पहले तो बताऊंगा प्राइमरी एक्टिविटीज को, आप पहले समझिए अब लिखूं क्या इसके अंदर। इसके अंदर कोई ज्यादा मैटर है भी नहीं लिखने के लिए। मैं पहले इनबाउंड को लिखूंगा, इनबाउंड को, फिर ऑपरेशन को, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक को, फिर मार्केटिंग एंड सेल को, और फिर सर्विस को। वैसे मैं अपनी भाषा में बात करूं तो अगर आपको समझाने की बात करूं तो इनबाउंड में रॉ मटेरियल से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज आती हैं। ऑपरेशन के अंदर जैसे रॉ मटेरियल को परचेज, रॉ मटेरियल को स्टोर करना, परचेज करना नहीं, परचेज तो प्रोक्योरमेंट का काम है, स्टोर करना, संभालना, ये सारा काम आता है इनबाउंड में। मतलब मैं कह दूंगा कि ऐसे बताता तुम्हें, रॉ मटेरियल को, इनपुट को कह लूं, रॉ मटेरियल की बजाय इनपुट कह लूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। इनपुट को, इनपुट को रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब आता है इसके अंदर। रॉ मटेरियल रिलेटेड सारे काम आते हैं। इनपुट को रिसीव करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब काम आते हैं। मैं कह सकता हूं जैसे मटेरियल हैंडलिंग, मैं यहां से मुझे परचेज डिपार्टमेंट से सामान खरीदता हूं और मैं परचेज डिपार्टमेंट से सामान लेकर रखता हूं अपने पास और आगे ऑपरेशन डिपार्टमेंट को देता हूं। मटेरियल हैंडलिंग। मैं स्टोर कंट्रोल, जो सामान पड़ा है उस पर नजर रखता हूं, खराब तो नहीं हो रहा, फालतू तो नहीं आ रहा। ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक्टिविटीज आती है इसमें। बस हो गया, कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें रॉ मटेरियल से रिसीव करने वाली, और अगर इसमें बात करूं तो इसमें वो सभी एक्टिविटी आती है जो इनपुट को फिनिश गुड्स में बदल देती हैं, इनपुट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं, में ट्रांसफॉर्म, वो सब एक्टिविटी आती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं तो मशीनिंग, मशीन चलती हैं, पैकिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग,
कहीं पे मशीन चल रही है, पैकिंग चल रही है, असेंबली, मतलब आप प्रोडक्ट को लाकर जोड़ते हो या टेस्ट करते हो, सारा का सारा सामान कैसा बना है, वो सब ऑपरेशन में आ जाता है। बस आउटबाउंड में अब यहां से जो सामान आया वो सारा का सारा सामान बेचने वाले सारे काम यहां पे आते हैं। जैसे मैं कह दूं ये फिनिश गुड्स कलेक्ट करना फिनिश गुड्स को। अब ये फिनिश गुड्स आ रहा है, यहां पे तो रॉ मटेरियल को रिसीव करना था, यहां फिनिश गुड्स को कलेक्ट करना, उसे स्टोर करना, सेम वही वाली बात है, रिसीव करना, स्टोर करना, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना, वही डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। कलेक्ट करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे कोई टेंजिबल एसेट्स है मेरे पास, मैं जो बनाकर बेचता हूं वो टेंजिबल है, तो वेयर हाउसिंग करना, उसकी मटेरियल हैंडलिंग करना और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक्टिविटीज आ जाती हैं इसके अंदर। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब आएंगी कस्टमर को अपने पास बुलाना। कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी मार्केटिंग में आ जाएंगी, जो भी कस्टमर को बुलाने के लिए की जाती है। एक्टिविटी की जाती है कस्टमर को अवेयर करने के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए कस्टमर को कि जी हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ये देख लो, अवेयर करने के लिए। जैसे सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सभी एक्टिविटीज यहां पर आती हैं, सेलिंग रिलेटेड सभी एक्टिविटीज यहां पे आती हैं, और आखिरी सर्विस में क्या आएगा, सर्विस में क्या आता है, मुझे इसकी डिस्कशन करनी है। एक सेकेंड, सर्विस में क्या क्या आता है, तो मेरी बात को समझे। सर्विस में क्या क्या आएगा? सर्विस में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कस्टमर को रिटेन रखने के लिए और कस्टमर के लिए वैल्यू एनहेंस करने के लिए की जाती है, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, मतलब वो सभी एक्टिविटी जो प्रोडक्ट की वैल्यू एनहेंस करने के लिए, प्लस कस्टमर को मेंटेन, वैल्यू एनहेंस करने के लिए कह दूं या मेंटेन करने के लिए कह दूं, जो हमने उसे कहा है वो पूरा होता रहेगा, मेंटेन करने के लिए। जैसे इंस्टॉलेशन, आपके वहां पे जाकर इंस्टॉल करके आना है, रिपेयर करनी है, ये सब बातें आएंगी, आफ्टर सेल सर्विस सारी आएंगी। बस इसमें तो मैं यही लिखवाऊंगा, ये मेरी सारी प्राइमरी एक्टिविटीज है। इनबाउंड, इनपुट को रिसीव करने, स्टोर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ये इनपुट को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए, यहां पर फिनिश गुड्स को कलेक्ट करने, स्टोर करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यहां पर मार्केटिंग, कस्टमर को अवेयर करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, यहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहेंस और मेंटेन करने के लिए। पोर्टर साहब ने कहा आप अपने बिजनेस को इस तरह से डिवाइड करें, और इनको मदद करने के लिए 4 एक्टिविटीज बनाई हैं उन्होंने, जो इन्होंने ऊपर बनाई थी 4। मेरे पास अब ऊपर पेज नहीं, मैं नीचे बना दूंगा उनको। उन 4 में क्या क्या लिखना चाहिए हमें, इन 4 में दो ऐसे करके बनाई थी ना उन्होंने, थोड़ा छोटा बना दो ताकि साइडों में लिखा जाएगा। ये 4 एक्टिविटीज बनाई थी उन्होंने, 1 2 3 4। ये स्पोर्टिव एक्टिविटी थी, जिसमें पहली एक्टिविटी थी उनकी प्रोक्योरमेंट। इसमें क्या, प्राइमरी एक्टिविटी को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, ये 5। इन 5 को कुछ भी सामान चाहिए वो लाने के लिए जो भी कोई होता है, मतलब ये वो एक्टिविटीज होती है जो प्राइमरी
एक्टिविटीज को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। इसे बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। फिर एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यहां कौन आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में? देखो, हर एक इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी लगती है, चाहे सिंपल नो हाउ हो। सिंपल नो हाउ, जैसे मैं बता दूं, एक सिंपल नो हाउ कैसे समझाऊं आपको? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में मुझे पता है, समझाना तो बड़ा आसान है, इसको टाइम थोड़ी ना लगता है इसको समझाने में। अगर मैं आपको बताऊं वैल्यू चैन एनालिसिस को समझाने में क्या टाइम लगा? कुछ भी नहीं। लेकिन एक टेक्निक है कि आपको समझा तो दिया, लिखवाना क्या है उस पर बड़ा टाइम लग रहा है, उस पर काम करना। मेरी बात समझ में आ रही है? उस पर काम करना। तो ये एक छोटा सा नो हाउ, एक टेक्नोलॉजी है। वैसे तो टेक्नोलॉजी का वर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन हर फर्म में होता है, चाहे किसी फर्म में सिंपल नो हाउ हो तो उसको भी टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। उन सबको यहां कवर किया जाएगा। वो ये सारी एक्टिविटी इधर आएंगी, सभी टेक्नोलॉजी वाली एक्टिविटीज इधर आएंगी, ज्यादा बातें नहीं लिखेंगे हम इसमें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहां पर सारी वो एक्टिविटी आएंगी जो इंप्लॉइज से रिलेटेड है। इंप्लॉइज से रिलेटेड है, जैसे इंप्लॉइज को रिक्रूटमेंट करना, उनकी रिक्रूटिंग करना, उनको मैनेज करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब एक्टिविटीज आएंगी। और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बाकी एक्टिविटी रह गई हैं, यहां पर क्या आएंगी भाई? बड़ी सारी बाकी रह गई हैं, जैसे क्वालिटी मेंटेन करना, प्लानिंग बैठकर कहीं पर होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो सब इसमें आएंगे। मतलब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस वाले हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, बड़े सारे और डिपार्टमेंट रह गए हैं। ये सब प्राइमरी एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस मैंने यही बातें लिखनी है। मैं अब ये बातें आपको लिखवाने जा रहा हूं, सभी एक्टिविटीज के बारे में। मैंने वैल्यू चेन एनालिसिस तक लिखवा दिया था माइकल पोर्टर का। अब मैं आपको इनबाउंड ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स सब के बारे में लिखवाता चला जाऊंगा। आ जाओ, शुरू करते हैं। इसे लिखना, मेरे साथ साथ इसे लिखेंगे और स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी एक्टिविटीज of the organization are grouped into 5 areas. The primary activity of the organization are grouped into 5 main areas. कौन कौन से? सभी के नाम लिख दो। इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। अब सबसे पहले पहली को लिखना शुरू करेंगे। इनबाउंड सर्विसेज, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक में आप देखिए हमने क्या लिखा है। ये रहा, ये वो एक्टिविटीज होती हैं
जो गुड्स को रिसीव करने, स्टोर करने और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। इसमें मटेरियल हैंडलिंग, स्टोर कंट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन आती है। बस यही बात लिखूंगा, लिखें। इनबाउंड एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज inbound activities are the activities concerned with receiving, storing and distributing the input to the प्रोडक्ट और सर्विस। इसमें वो एक्टिविटीज होती हैं जो रिसीविंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं इनपुट का। दिस इंक्लूड्स मटेरियल, materials handling, material handling, store control, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा। मैंने बिल्कुल यही लिख दिया जो लिखवाया था। इसमें इनपुट को रिसीविंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडलिंग, कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इंक्लूड है। अब दूसरा मैं लिखने वाला हूं मशीनिंग। और मशीनिंग में यही बातें जो फाइनल प्रोडक्ट इनपुट को फिनिश गुड्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं। मशीनिंग, पैकिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, एक्सेट्रा। तो लिखिए ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्म देयर, transform these inputs, transform these inputs into the final product, into the final product or service, product or service, like machining, packing, assembling, testing, etc. Convert raw material into finished goods. Convert raw material into finished product या finished goods। इसमें ये सब एक्टिविटीज आती हैं। अब तीसरा था हमारा ये रहा आउटबाउंड। आउटबाउंड में कलेक्ट करना, स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को, ये कंज्यूमर्स तक भेजना, ये सब बातें थी। जैसे अगर टेंजिबल कोई प्रोडक्ट है तो उसका वेयर हाउसिंग करना, मटेरियल हैंडलिंग करना, ट्रांसपोर्टेट करना, ये सब इंक्लूड है। बस यहीं तक लिखवाऊंगा। आ जाओ आउटबाउंड, लॉजिस्टिक्स,
collect, store and distribute the product to customers. And distribute product to customers. 4. Tangible product. This would be for tangible products. This would be warehousing, material handling, transportation, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. बस आउटबाउंड भी हो गई. आउटबाउंड के बाद मैं लिखवाऊंगा आपको मार्केटिंग एंड सेल. कस्टमर को अवेयर करने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, ताकि वो सामान को खरीद सके, जिसके अंदर सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो कस्टमर को अवेयर करना कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सके. 4th, मार्केटिंग एंड सेल. And sales. Provided means whereby. Provided the means whereby consumers are made aware. Consumers are made aware of the product and are able to purchase it. मतलब कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं, वेयर बाय कंज्यूमर्स आर मेड aware about the product and are able to purchase it. This would include sales, marketing, sales administration, advertising, selling and so on. अब 5वीं आ गई सर्विस. सर्विस में मैंने कहा था प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहेंस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम जो भी कुछ करेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेंगे, रिपेयर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ. 5वां सर्विस are those activities are all those activities which enhance or maintain the value of a product
such as installation, such as installation, installation, repair, training, etc. अब इसके बाद मैं लिखवाऊंगा आपको इन 4 एक्टिविटीज के बारे में। जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज है वो स्पोर्टिव एक्टिविटी से लिंक्ड होती हैं, और जो 4 हैं अब लिखते हैं इनके बारे में। लिखो, ईच प्राइमरी एक्टिविटी, ईच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज are linked to sport, linked to sport, linked to sport activities. These are divided into 4 categories. These can be divided into 4 areas. Number 1, procurement. This refers to the process of acquiring, to processes for acquiring the various resources. Processes for acquiring the various resources input to the primary activity. Input to the primary activities. As such, it occurs in many parts of the organization. It is occur in many parts of the organization. It occurs in many parts of the organization. Procurement में वो सब प्रोसेस आते हैं जो वेरियस रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए। बड़े सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होती है। प्रोक्योरमेंट हो गया। अब टेक्नोलॉजी में सभी टेक्नोलॉजी वाली एक्टिविटीज आती हैं, चाहे वो सिंपली नो हाउ ही क्यों ना हो। तो लिखे टेक्नोलॉजी।
पैद ही नहीं चल रहा यार। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ऑल वैल्यू एक्टिविटीज हैव ए टेक्नोलॉजी। सारी वैल्यू एक्टिविटी उसी में आती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी होती है। ऑल वैल्यू एक्टिविटीज, ऑल वैल्यू एक्टिविटीज हैव ए टेक्नोलॉजी, have a technology, all activity have a technology even if is simply know how, चाहे वो सिंपली नो हाउ क्यों ना हो, चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी में सिंपली नो हाउ, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी लिख देते हैं इस बात को भी। द की टेक्नोलॉजी मे बी कंसर्न विद द key technology may be concerned directly with product, with process or with particular resource, concerned with product और with process, वो किसी प्रोसेस में भी हो सकता है, and with or with a particular resource। अगली बात आ जाती है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, अब ह्यूमन रिसोर्स में मैं कहूंगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी को हेल्प करता है। इसके अंदर ये सब आ जाते हैं, रिक्रूटमेंट, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, ये सब आ जाते हैं। आ जाओ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरिया, important area which transcends all primary activities, जो प्राइमरी एक्टिविटी का एक अभिन्न अंग है, प्राइमरी एक्टिविटीज लिखे। चल ले भाई, बस खत्म होने वाला ये। देखिए, दिस इज ए particularly important area which transcend all primary activities. It is connected with those activities, it is concerned with those activities, involves in it is concerned with those activities, involves in recruiting, managing, training, developing and rewarding peoples,
एक मिनट बच्चों, एक सेकेंड। एंड रिवार्डिंग पीपल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पीपल लगे हैं उनको ट्रेनिंग करना, रिक्रूट करना, मैनेज करना, ट्रेनिंग देना, रिवार्ड देना, सब इसमें आता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे पास आखिरी रह गया, और आखिरी में मैंने कहा कि ये सब आएंगे इसके अंदर। प्लानिंग, फाइनेंसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बस यही बात लिखूंगा मैं। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, the system of planning, the system of planning, financing, finance, quality control, information system, are critically important, क्रूशली इंपॉर्टेंट लिखो, क्रिटिकल क्यों, क्रूशली लिखो, मुख्य रूप से। इंपॉर्टेंट, ये सब आएंगे इसमें। लिखते हैं द सिस्टम ऑफ प्लानिंग, फाइनेंसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम are crucially important to an organization perform in its primary activities, ये आ गया बच्चों, आप लोग इसे करेंगे। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, हमने पढ़ लिया। सबसे पहले इसके अंदर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मेरा एक टॉपिक पूरा खत्म हो गया आज। इसके बाद प्रोडक्ट वैल्यू चेन किसे कहते हैं, और इसके बाद लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसे कहते हैं। हमने ये पूरा पढ़ लिया। हम अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। मैं पुराने को रिवाइज नहीं करवाया करूंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। मैं इसके बाद आपके साथ स्टार्ट करूंगा कस्टमर। अभी अपने प्रोडक्ट की बात की जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। अगला टॉपिक हम करेंगे कस्टमर। मिलते हैं आपसे बच्चों अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।